क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज यहाँ पर पॉलिटी में पार्ट 6 लेकर आपके बीच में आया हूँ। इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक, जिसमें भारत राज्यों का संघ होगा, भाग 1 और भाग 2 नागरिकता, 5 से 11 राज्यों का किस प्रकार पुनर्गठन किया गया, संघ शासित क्षेत्र बनाए गए और नागरिकता समाप्ति के क्या प्रावधान हैं, और किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस प्रकार दिया जाता है और कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से एग्जाम में निश्चित तौर से प्रश्न जो है आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे कि मैंने यहाँ से पढ़ा है और प्रश्न आया है। चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1। भाग 1 मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो हमारा संविधान था उसमें 22 भाग थे, तो हम भाग 1 की चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, संघ तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ कहने का मतलब है कि भारत का जो निर्माण होगा वो राज्यों से मिलकर होगा, राज्यों से, और यह कनाडा के संविधान से। ऐसा कहाँ पे विशेषता में देखनी, ऐसा जो हमारे संविधान विशेषज्ञ थे उन्होंने जो है वहाँ के संविधान से जाके वहाँ से जांचा परखा और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो है इसको शामिल किया और ये कनाडा के संविधान से लिया गया, इसीलिए इसको बताया गया कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान में इसे 2 नामों, इंडिया, भारत को 2 नामों, भारत और इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। सिर्फ 2 ही नामों से संबोधित किया गया है और एग्जाम में कुछ और भी नाम अगर दिए जाते हैं तो निश्चित तौर से गलत होंगे। अनुच्छेद 2। इस अनुच्छेद के तहत भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत में मिलाने की व्यवस्था की गई है। अगर कोई क्षेत्र जो भारत से बाहर का है उसको भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 का पालन करना होगा और ये शक्ति संसद को प्राप्त है, अर्थात संसद ही इस पर नियम कानून बना सकती है। वर्तमान में इसके लिए निम्न विधियां हैं। नंबर 1, अभ्यर्पण। यदि किसी राज्य ऑब्लिक क्षेत्र का प्रभु सत्ताधारी यदि अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत सरकार को कर दे, यह अभ्यर्पण का मतलब है कि मतलब अपने आप को समर्पित कर देना, मतलब प्रभु सत्ताधारी। वहां मान लो कोई अगर राज्य है वो अपनी सारे संप्रभुता को अपनी संप्रभुता मतलब उसके जो भी आंतरिक निर्णय हैं और जो है बाह्य निर्णय है वो सारे निर्णयों को भारत सरकार को हस्तांतरण कर दे। मान लो जैसे सिक्किम था, सिक्किम का भारत में विलय जब किया गया तो उसने अपने जो भी विदेशी पॉलिसी थी, इंटरनेशनल पॉलिसी थी, वो भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी। इसी नियम के द्वारा ही सिक्किम का भारत में विलय किया गया है। नोट मैंने लिखा है, 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सहराज्य मतलब कि सहराज्य का दर्जा दिया गया कि ये भी हमारा एक सहराज्य है। और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया कि मतलब अब ये पूर्ण रूप से जो पहले तो क्या था, सहराज्य था, लेकिन अब पूर्ण रूप से जो है ये भारत का एक राज्य हो गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 2A में 22वें राज्य के रूप में किया गया है। नंबर 2, उपवृद्धि। प्राकृतिक कारणों से जब कोई क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल हो जाए, प्राकृतिक कारणों से ऐसा होता है कभी जैसे नदी नाले पहाड़ ऐसे बहुत से क्षेत्र देशों के बीच में हैं, तो वहां पर लेकर के जो है प्राकृतिक, ये सब प्राकृतिक कारण हैं, इनसे लेकर के विवाद उठ जाता है। जब विवाद उठ जाता है तो उस विवाद को सुलझाया जाता है। जैसे बांग्लादेश में जो है इस प्रकार का विवाद था, बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत में मिल गया तो इसको जो है इसी क्षेत्र पे या तो भारत सरकार या बांग्लादेश की सरकार आपस में समझौता करते हैं। अगर वो भारत में आ रहा है, अगर उसका कुछ क्षेत्र भारत में आ रहा है तो वो पाकिस्तान को, वो सॉरी बांग्लादेश को दे दे, या बांग्लादेश का कोई क्षेत्र आ रहा है तो उसको भारत को दे दे। इस प्रकार के विवादों को, ये छोटे क्षेत्र होते हैं, अमूमन ये छोटे क्षेत्र होते हैं और इनका निपटारा इस प्रकार से किया जाता है। नंबर 2, आवेशन। जब भारत किसी ऐसे क्षेत्र पर जहां किसी दूसरे देश का कब्जा ना हो तब भारत
वहां पर अपनी संप्रभुता स्थापित कर ले। मैंने संप्रभुता का मतलब आपको पहले ही बता दिया है कि आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेना। जैसे कि हम अंतरिक्ष कोई अभियान कर रहे हैं, हम अंटार्कटिका अभियान कर रहे हैं, वहां पे किसी राज्य का अपना अपना है, लेकिन अगर कोई खाली क्षेत्र वहां पर जाकर के आप कब्जा कर लेते हैं, अपनी संप्रभुता जमा लेते हैं, तो उसे आवेशन द्वारा भारत में विलय माना जाएगा। जैसे कि चीन के द्वारा अभी हाल फिलहाल में जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में बनाया जा रहा था, उसका कुछ मलबा जो है मालदीव के आसपास जाकर गिरा था, तो वो भी क्या है, अपनी एक संप्रभुता अंतरिक्ष में स्थापित कर रहा है। ऐसे ही भारत सरकार भी अपनी संप्रभुता को स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 3, इसके तहत राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी राज्य का नाम बदलना, उसके क्षेत्र को बदलना, उसकी सीमा में परिवर्तन करना, यह अधिकार संसद को प्राप्त है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। अर्थात राज्यों की सीमा को बढ़ाना, उन्हें घटाना, राज्यों का नाम बदलना आदि। जैसे उत्तरांचल, जब उत्तरांचल बनाया गया था तो परिवर्तित कर उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। ऐसा स्थानीय भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा और केंद्र में जो सरकार होगी, मंत्रिपरिषद, इसके लिए एक प्रस्ताव बनाता है। प्रस्ताव वो है संबंधित विधानमंडल या विधानसभा को भेजता है। इसके लिए विधानमंडल के लिए या विधानसभा के लिए समय सीमा निर्धारित है, वो अपनी अनुशंसा करेगा। उसकी अनुशंसा संसद माने या ना माने। जब यह संसद के पास आएगा तो लोकसभा, दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा, दोनों ही अलग अलग इसे साधारण बहुमत से पारित करेंगे। जब ये पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। जब दोनों सदन इसे अपनी अनुमति दे देंगे तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, परंतु समय सीमा का निर्धारित नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति इस विधेयक पर कब हस्ताक्षर करेगा, इसके लिए किसी भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा उसी दिन से नए राज्य का गठन, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा। विधेयक को सदन में रखने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया पहले। केंद्र सरकार राज्य विधानमंडल के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। अर्थात केंद्र सरकार को एक तरफा अधिकार है। ऐसा तभी संभव होता है जब केंद्र में और राज्य में सेम सरकार होती है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा हो सकता है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किया गया परिवर्तन सामान्यतः संशोधन माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में क्या उल्लेख करता है, जो अनुच्छेद 2 में हमने पढ़ा, और अनुच्छेद 3 के तहत अगर हम कोई भी परिवर्तन करते हैं तो सामान्यतः संशोधन माना जाएगा। संशोधन का मतलब है कि इसे जो संविधान संशोधन हम कहते हैं कि 50वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 100वां संविधान संशोधन किया गया, 92वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, ऐसा संविधान में इसको नंबर नहीं दिया जाएगा। ऐसा नंबर नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह कार्य साधारण बहुमत से किया जाता है। जैसे तेलंगाना राज्य बना लेकिन इसे संशोधन नंबर नहीं दिया गया। मैंने बताया आपको कि ऐसा कार्य, इसमें संशोधन नंबर नहीं दिया जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा तेलंगाना का निर्माण हुआ, किस संविधान संशोधन द्वारा उत्तराखंड का निर्माण हुआ, किस संविधान संशोधन द्वारा मध्य प्रदेश का, किस संविधान संशोधन द्वारा यूपी का, ऐसा नंबर नहीं दिया जाएगा। यदि सीमा विवाद का समाधान करना है और छोटा क्षेत्र दूसरे देश को देना है तो इसके लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ये मैं पूर्व में बता चुका हूं। इसके लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। आपस में मिल बैठ करके
दोनों देश बातचीत के माध्यम से ऐसा संशोधन कर लेते हैं। यह कार्य समानता कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका कौन होती है? जो संसद में कार्य करती है, जैसे हमारा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति होता है, इनके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे 3 बीघा गलियारा बांग्लादेश को दिया गया, 3 बीघा गलियारा बांग्लादेश को दिया गया। ये सब नदी नाले मैंने बताया, उसके कारण भारत में आ जाते हैं, तो इससे जो बांग्लादेश को दिक्कत हो रही होगी, तो हमारा पड़ोसी देश है, इंटरनेशनल पॉलिसी के नाते भी जो है भारत ने इसे क्षेत्र इसका बांग्लादेश को दे दिया है। जब किसी बड़े क्षेत्र को किसी विदेशी देश को देना है, तो यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन यह शक्ति संसद को प्राप्त है, संसद को। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कोई भी संशोधन होगा उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। यह कार्य अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत नहीं किया जाता है। जैसे 100वां संविधान संशोधन करके लगभग 100 गांव बांग्लादेश को दिया गया। अब 100 गांव, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, 100 गांव, इसके लिए संशोधन किया और इसके लिए 100वां संशोधन करके बांग्लादेश को दिया गया। ये महत्वपूर्ण है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। अब हम राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे कि राज्यों का किस प्रकार से पुनर्गठन किया गया, उसके लिए कौन कौन से आयोग बनाए गए, कब कब सिफारिश की गई कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। नंबर 1 है 1903 में हर्बर्ट रिजले आयोग की अनुशंसा पर 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। इसे 1911 में रद्द कर दिया गया। ऐसी अनुशंसा इन्होंने करी, अनुशंसा पर बंगाल का विभाजन किया गया, जो 1911 में रद्द कर दिया गया। फिर 1928 में नेहरू समिति ने भाषा, जनसंख्या, भौगोलिक और आर्थिक पहलू को ध्यान में रखकर राज्य पुनर्गठन की बात कही थी कि भाषा, संस्कृति, भौगोलिक, आर्थिक पहलू को रखकर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। 3 नंबर में 1930 में साइमन कमीशन ने धर्म, भाषा, भौगोलिक पहलुओं के आधार पर राज्य बनाने की सिफारिश की, जिसका सभी दलों ने विरोध किया था। फिर 1921 में ओर्डिनल आयोग ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। जो साइमन कमीशन ने अपनी अनुशंसा दी है, उसका समर्थन ओर्डिनल आयोग ने किया था। 4 नंबर 1936 में भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति की अनुशंसा पर धर्म के आधार पर सिंध प्रांत का गठन किया गया था। धर्म के आधार पर कब? 1936 में सिंध का प्रांत का गठन किया गया था। फिर 5वां 1947 में एसके दर की अध्यक्षता में पहली समिति बनी। इसके लिए अब सब अपने अपनी अनुशंसाएं दे रहे हैं, तो सरकार ने सोचा कि इसके लिए एक समिति बना देनी चाहिए। तो फिर उसने जो है 1947 में एसके दर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इसने केवल भाषा के आधार पर, जो एसके दर समिति थी, इसने केवल भाषा के आधार पर राज्य के गठन का विरोध किया। कह रहा नहीं, केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना जो है सही नहीं है। इसने कहा कि राज्यों का गठन भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी पहलुओं को ध्यान में को मिलाकर किया जाए। 6, फिर 1948 में जेवीवी आयोग बनाया गया। फिर इसके दर के बाद फिर से एक आयोग बनाया गया, और जेवीवी का मतलब है जे से जवाहरलाल नेहरू, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से है पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 नाम थे जेवीवी समिति में। और इसने भी आयोग की दर का समर्थन किया कि केवल भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। इस आयोग ने कहा कि केवल भाषा के आधार पर राज्य ना बनाया जाए। फिर 7वां नंबर 1952 में आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने का आंदोलन शुरू हुआ। 1952 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने का आंदोलन शुरू हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाए। इसमें 56 दिनों के बाद पोट्टी श्री रमालू की मृत्यु हो गई। एग्जाम क्वेश्चन पेपर में पूछा कितने दिनों बाद? 56 दिनों बाद। किसकी मृत्यु हो गई? पोट्टी श्री रमालू की। कहां पर आंदोलन चला? आंध्र प्रदेश में चला। कब चला? 1952 में चला। जेवीवी आयोग कब बनाया गया? 1948 में। और इसमें समिति में कौन कौन से सदस्य थे?
ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। जब पोट्टीश्री रमालू की मृत्यु हो गई तो सरकार दबाव में आ गई। दबाव में पहली बार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित किया गया। भाषा के आधार पर पहला प्रांत जो बना वो आंध्र प्रदेश था, राज्य बना आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर गठित किया गया। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, और वह आयोग कब बना? 29 दिसंबर 1953 को गठन किया गया। ये डेट पूछता है आपसे, इसीलिए मैंने ये सब डेटों को हाईलाइट कर रखा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे, और इसके सदस्य हृदयनाथ कुंजूरू और केएम पन्नीकर जी थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में दिया। इसी के आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। शुरुआत में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो 14 राज्य थे व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की इन्होंने अनुशंसा करी थी। 1956 से पहले राज्यों की 4 श्रेणियां थीं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था उत्तराखंड का, उसमें पूछा था कि भाग क में या ख में या ग में कितने कितने राज्य हैं। तो जो 4 श्रेणियां थी उसमें पहला क था, इसमें 9 राज्य थे। यहाँ पर ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख, इसमें 9 राज्य थे। यहाँ पर विधानमंडल का के साथ शाही शासन का शासन था। भाग ग, इसमें 10 राज्य थे। यहाँ पर ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त थे। और जो चौथा नंबर है भाग ख था, केवल 1 राज्य अंडमान निकोबार था। 1956 में इन 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। जो ये 4 क ख ग जो श्रेणियां थी, ये आप लोगों को याद करना है कि क ख ग घ में कितने कितने राज्य थे, एग्जाम में पूछेगा। इसे 1956 में समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह केवल 2 श्रेणियां बनाई गई, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कितने थे? 14 और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6। मूल संविधान के अंतर्गत 4 राज्यों के वर्गीकरण को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ये 4 राज्यों का वर्गीकरण था, इसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया था। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। सन 1950 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित राज्य इस प्रकार हैं। 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को 2 भागों में बांट दिया गया। 14 राज्य जो थे उनमें से द्विभाषी राज्य कौन सा? बंबई को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन सा? एक तरफ गुजराती भाषा राज्य था और दूसरी तरफ मराठी भाषा महाराष्ट्र में। गुजराती भाषा एवं मराठी भाषा महाराष्ट्र में कर दिया गया। फिर दूसरा है नागालैंड। इसे असम से अलग करके 1962 में बनाया गया था। असम को भी अलग कर दिया गया नागालैंड से निकाल करके। 3 नंबर, शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का विभाजन किया गया। पंजाब का विभाजन कर दिया गया हरियाणा, चंडीगढ़ एवं हिमाचल प्रदेश के रूप में। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया एवं हिमाचल प्रदेश को भी प्रारंभ में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, परंतु 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय राज्य बने। 2 संघ शासित क्षेत्र मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में अस्तित्व में आए। 1987 में इन्हें 23वां एवं 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। प्रारंभ में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश थे, परंतु बाद में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1956 में कर्नाटक मैसूर राज्य से पृथक कर दिया गया। 1956 में कर्नाटक जो था वो मैसूर राज्य से पृथक कर दिया गया। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। ये पूर्व में मैं बता चुका हूँ आपको, मैं यहाँ पे दोबारा से रिकॉल हो जाएगा आप लोगों के लिए।
सह राज्य का, प्रारंभ में सह राज्य की हमारा सहायक राज्य है, बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत में विलय किया गया था। इसके सारे विवरण अनुच्छेद 2 का अनुसूची 10 में हैं। इसे अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 371 में रखा गया। इसके विवरण तो 2 का में हैं, लेकिन जो पूर्वोत्तर के ये जो राज्य हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। उसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण है, उसके अंतर्गत इसे अनुच्छेद 371 में रखा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सिक्किम को संविधान के किस अनुच्छेद किस वर्ग में रखा गया है, वो ऐसा ही देगा 371 चा छा जा झा, यही महत्वपूर्ण है। ये वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अनुच्छेद 2 का अनुसूची 10 में है, ये महत्वपूर्ण है जिसे मैंने डार्क कर रखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इससे अभी और भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य निकलेंगे, उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान है, वो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 1975 में सिक्किम में चोग्याल का शासन था। यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था। यहाँ पर जो सिक्किम का जो भारत में विलय किया जा रहा था, तो यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था। चोग्याल का शासन समाप्त कर दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यह भारत का 22वां राज्य था। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। और 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को आजाद कराने में राम मनोहर लोहिया जी का महत्वपूर्ण योगदान है। संघ शासित क्षेत्र, हमारे कुछ संघ शासित क्षेत्र जो हैं वो किस प्रकार बनाए गए थे। नंबर 1 है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसके लिए जब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जा रहा था, तो इसके लिए 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा बनाया गया। 2 नंबर है अंडमान निकोबार, 3 नंबर है लक्षद्वीप, 4 नंबर है दादर नागर हवेली। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये यहाँ पे इसका दूसरा का मतलब है अंडमान निकोबार, तीसरा का मतलब है लक्षद्वीप और चौथे का मतलब है दादर नागर हवेली को 10वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा बनाया गया था। 5 नंबर है पांडिचेरी, इसे 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा बनाया गया था। दमन और दीव, इसे 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा बनाया गया था। चंडीगढ़ को 1966 में बनाया गया था, जब पंजाब पुनर्गठन किया गया था। इसके प्रशासक को मुख्य आयुक्त भी कहा जाता है। अब विशेष राज्य का दर्जा किस प्रकार दिया जाता है। नाइनटीन 1969 गाडगिल फार्मूला एवं 1990 में मुखर्जी फार्मूला द्वारा निर्धारित होता है। विशेष राज्य के लिए 90% अनुदान व 10% ऋण दिया जाता है। विशेष राज्य के लिए अनुदान मतलब ये अनुदान का असर यहाँ पर है कि जब भी मान लीजिए कि केंद्र सरकार है, राज्यों में कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कोई भी आपदा आ गई, तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को एक आर्थिक सहायता दी जाती है, उसी को अनुदान कहते हैं। और यह अनुदान वापस नहीं किया जाता है। और अगर राज्य चाहे तो ऋण के रूप में वो 10% ऋण केंद्र सरकार से ले सकता है। सामान्य राज्य के लिए 30% अनुदान है व 70% ऋण का प्रावधान किया गया है। 70% ऋण दिया जाता है। विशेष राज्य बनाने के लिए 5 शर्तें हैं। नंबर 1, पहली शर्त है राज्य पर्वतीय दुर्गम का क्षेत्र हो। राज्य जो पर्वतीय दुर्गम का क्षेत्र हो, जहां पर दुर्गम मतलब जहां आना जाना कठिनाई हो, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ आना जाना कठिन होगा। कम जनसंख्या घनत्व हो तथा आदिवासी बड़ी संख्या में निवास करते हों। जनसंख्या कम घनत्व मतलब जनसंख्या वहां पर बहुत कम हो,
पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगी हो या उसका रणनीतिक महत्व हो और वित्तीय स्थिति खराब हो, उस राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो। 5 नंबर है आर्थिक बुनियादी ढांचे का अभाव हो। आर्थिक बुनियादी ढांचे मतलब उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसा नहीं है कि वो अपने राज्य को व्यवस्थित रूप से चला सके, उसी को आर्थिक बुनियादी ढांचा कहा जाता है। वर्तमान में 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। पहले 11 राज्य थे जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर भी था, परंतु जब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। सीक्वेंस में हम देखते हैं ऊपर से हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, फिर असम है और मेघालय। आप लोग भी इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो जो मैपिंग बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कभी गलत नहीं होंगे, और इस तरीके की चीज़ों को आप लोग मैपिंग बेस याद करिए तो ज़्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन जो है मैप पे जरूर एग्जाम में एग्जामिनर जरूर पूछता है। अब हम नागरिकता पे बात करेंगे। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। नागरिक ऐसा विशेष व्यक्ति होता है। नागरिक कौन है? नागरिक एक ऐसा विशेष व्यक्ति होता है जिसे राज्य की ओर से कुछ राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। राजनीतिक नागरिक अधिकार कैसे होंगे? जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, कोई भी परिश्रम मेहनत के माध्यम से जो है परिश्रम के नौकरी को पा सकता है। नागरिकता की विशेषता, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में ड्वेल नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में नागरिक ऑब्लिक कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में निवास करता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में निवास करता है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर कोई भारत का नागरिक है या कोई व्यक्ति है अगर किसी क्षेत्र में निवास करता है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। नंबर 2 है नागरिकता महत्वपूर्ण है। किस सूची का विषय? नागरिकता केंद्र सूची का विषय है। इस नागरिकता के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कुछ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिम हैं उनको भारत में नागरिकता दी जाने की बात की जा रही है। और नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ही इस पर नियम कानून बनाती है। नागरिकता में संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है। साधारण बहुमत से इसमें संशोधन आराम से हो जाता है। इसीलिए जो है केंद्र सरकार इन देशों को जो है, इसके लिए विवाद भी बहुत हो रहा है, लेकिन अन्य गैर मुस्लिम जिनके खिलाफ वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है वो लोग आसानी से जो है भारत में आकर के जो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन करना होगा। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अगर कोई विदेशी आएगा तो वो इन अधिकारों को नहीं ले सकता। जो भारत का केवल नागरिक है उन्हें ही ये अधिकार प्राप्त हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। विदेशी नागरिक भारत में उपरोक्त अनुच्छेद को छोड़कर शेष सभी का प्रयोग करेगा। जो मैंने अनुच्छेद बताए हैं इनको छोड़कर विदेशी अगर कोई भारत में आता है तो सभी अनुच्छेद का प्रयोग कर सकता है। मूल संविधान में नागरिकता प्राप्ति समाप्ति का व्यापक प्रावधान नहीं था। पहली बार 1955 में इसके लिए कानून बनाया गया। पहली बार कानून नागरिकता के लिए कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। इस कानून में परिवर्तन करके ही नागरिकता में व्यापक परिवर्तन किया जाता है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि नागरिकता में संशोधन करना आवश्यक है तो इसके लिए सर्वप्रथम वह 1955 में जो उसके नियम कानून है उसमें संशोधन करेगी, तब जाके नागरिकता में परिवर्तन करेगी।
जाएगी। जैसे 2015 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड को OCI कार्ड का दर्जा दिया गया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन लोग थे? PIO कौन थे? ऐसे लोग जो अंग्रेजी काल में, अंग्रेजों के समय काल में गिरमिटिया मजदूर के रूप में विदेशों में अंग्रेज उन्हें ले गए, वो लोग वहीं पे रह गए, उनकी पीढ़ियां बढ़ गई और वो लोग वहीं पे रह रहे हैं। उन्हीं को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, वहीं पे वो लोग बस गए। अब भारत की जो सरकार है उससे भारत से जोड़ने की कोशिश कर रही है अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां पर जो गिरमिटिया मजदूर के रूप में बहुत से लोग जो गए थे उनमें से बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, कहीं राष्ट्रपति बन गए, कहीं प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ऐसे लोग, इसी के लिए जो है प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है कि वो लोग भारत से जुड़े। उनका भारत से यदि लगाव रहेगा तो वो लोग भारत का फेवर करेंगे और FDI के माध्यम से भारत में निवेश भी कराएंगे, जिससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसीलिए इसी को PIO कार्ड कहा जा रहा है। जो गिरमिटिया मजदूर थे उन्हीं लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है। फिर क्या हुआ कि बाद में OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का उनको दर्जा दे दिया गया। 2011 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को मत देने का भी अधिकार दे दिया गया कि आप लोग आइए और भारत में मत भी दे सकते हैं। नागरिकता के संबंध में कोई भी नियम कानून संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद कानून बनाती है। नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान नंबर 1 है जन्म द्वारा। कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिक होगा, कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिक, जब जन्म के समय माता पिता दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो, दोनों में से किसी एक का नागरिक होना जरूरी है, लेकिन कोई भी अवैध रूप से भारत में ना रह रहा हो, अवैध रूप से ना रह रहा हो। यह नियम दिसंबर 2004 से लागू किया गया है। रक्त संबंध या वंशानुगत द्वारा नागरिकता, यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ है तो उसे वंशानुगत नागरिकता तब प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति है, उसका जन्म देश के बाहर हुआ है, अगर वो वंशानुगत नागरिकता प्राप्त करना चाहता है जब जन्म के समय माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो। अगर किसी बच्चे का जन्म देश से बाहर हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता, वंशानुगत नागरिकता तब प्राप्त होगी जब माँ या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। अगर वो विदेश में है तो जन्म के 1 वर्ष के भीतर, हर देशों में आप लोगों ने देखा होगा जो दूतावास हैं वहां पे इसी प्रकार के काम होते हैं, दूतावास में यहाँ पे जाकर के पंजीकरण कराना होगा। ऐसा ना होने पर बाद में भारत सरकार से एक विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। यह नियम भी 2004 से लागू किया गया है। पंजीकरण द्वारा ऐसे लोगों को कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास करना आवश्यक है। पहले यह अवधि 6 माह थी, 1986 में 86 से 5 वर्ष इसकी समय सीमा को कर दिया गया है। सोनिया गांधी जी को भी इसी पंजीकरण विधि के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त हुई थी। राष्ट्रकुल नागरिकता का प्रावधान 2003 में समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि यह दोहरी नागरिकता से मेल नहीं खाता है। सहकारिता द्वारा यदि किसी नवीन क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है तो वहां की जनता को भारतीय नागरिकता स्वमेव प्राप्त हो जाएगी। जैसे गोवा 1961 में जब भारत में मिलाया गया तो वहां के जो लोग थे उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। इसी प्रकार पांडिचेरी के मामले में भी थी। देशीकरण द्वारा उपरोक्त चारों विधियों से यदि कोई नागरिक नहीं बन पाता है तो उसके लिए संविधान में विशेष व्यवस्था है जिसे देशीकरण कहते हैं। संविधान लागू होने के बाद जो शरणार्थी 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें नागरिकता दे दी गई, लेकिन जो व्यक्ति
19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए, उन्हें 6 माह भारत में रहने की शर्त लगा दी गई थी। दोस्तों, ये वीडियो इसी प्रकार से आगे भी मूल अधिकार का जब हम टॉपिक वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे उनको कराया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ग्रुप में भेजें। थैंक यू सो मच।